नमस्कार। शिक्षा और शिक्षक का सारे समाज के साथ संबंध जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास है संवाद। आज सारा विश्व 1000 साल पूरे होने और नई सदी में जाने की खुशी में तैयारियां कर रहा है, उत्सव मनाने की। और शायद ये जरूरी भी है हम सबको एकता के सूत्र में पिरोने के लिए। लेकिन इस समय यह भी सोचना जरूरी है कि हमने कहां से शुरुआत की और हम कहां तक आ गए हैं। हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, और हमारे बीच मौजूद हैं विख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर कृष्ण कुमार, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास शिक्षकों और अभिभावकों के पत्र आते हैं और शिक्षा से जुड़ी उनकी समस्याओं और सुझावों पर शिक्षाविद के सामने चर्चा की जाती है। तो ये पहला पत्र मैं ले रही हूँ, जिसे लिखा है कानपुर से श्री जेसी सिंघल ने। ये है शिक्षा की दोहरी प्रणाली से संबंधित। इन्होंने लिखा है कि जैसे हमारे पास सरकारी स्कूल हैं और निजी स्कूल हैं, इनके बीच शिक्षा का जो स्तर है वो कुछ पिछड़ता जा रहा है। तो वे जानना चाहते हैं कि इसमें शिक्षक की ओर से क्या प्रयास किया जाना चाहिए। अर्चना जी, ये बात कि इनके बीच गिरता जा रहा है कुछ बहुत स्पष्ट नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, शायद उनका मंतव्य ये है कि दोहरी शिक्षा प्रणाली के चलते सरकारी स्कूल से समाज का, विशेषकर मध्यम वर्ग, एक तरह से विमुख होता जा रहा है। शायद वो ये कहना चाहते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल के बारे में आम लोगों की धारणा यही है कि वहाँ पर उतनी मेहनत से काम नहीं होता जितना अंग्रेजी माध्यम स्कूल में होता है। अब इस धारणा के चलते ये भी हुआ है कि सरकारी स्कूल के अध्यापक का अपना मनोबल बहुत गिर गया है, और न केवल अध्यापक का बल्कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र भी ये महसूस करते हैं कि हमारे साथ ये पूरी व्यवस्था सौतेला व्यवहार करती है। ये अपने आप में एक समाज शास्त्रीय सच्चाई है, और इसमें कोई शिक्षक विशेष अलग से कुछ नहीं कर सकता। वो यही कर सकता है कि इस परिस्थिति को के चलते अपना मनोबल ना गिरने दे और अपनी तरफ से ये प्रयास करे कि उसके बच्चे, यानी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी आज की जो चलती हुई परीक्षा पद्धति है उसमें अच्छे से अच्छे अंक लेकर पास हों। ये कोई बहुत मैं एक जो बात शैक्षणिक रूप से बहुत अच्छी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो समाज में प्रतियोगिता चल रही है उसके संदर्भ में यही एक तरीका है कि अगर सरकारी स्कूल के शिक्षक चाहते हैं कि उनका मनोबल ऊंचा रहे, उनके छात्रों का, अभिभावकों का ऊंचा रहे, तो उनको कुछ ऐसा करके दिखाना होगा कि वो अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ स्पर्धा में आगे निकलते हुए दिखाई दें, कम से कम बराबर रहते हुए दिखाई दें। हालांकि ये बात बहुत कठिन है, क्योंकि सुविधाओं की दृष्टि से, ध्यान की दृष्टि से, हर दृष्टि से सरकारी स्कूल आज पिछड़ गया है। अपने स्तर पर तो ये कर ही सकते हैं। आप ये कहलवाना चाहती हैं तो मैं भी कह सकता हूँ, पर ये एक राष्ट्रीय सच्चाई है कि अध्यापक आज लाचार है, और उसको ये कहने में हमें संकोच नहीं होना चाहिए। मैं शिक्षा का समाजशास्त्री हूँ, मैं अध्यापक को कोई झूठा आदर्शवादी नहीं बना सकता। मैं उसको यही कह सकता हूँ कि हाँ, ये एक सच्चाई है, और इस सच्चाई में जीते हुए वो अगर अपने बच्चों को इस स्पर्धा के लिए तैयार कर सकता है तो यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी जी, बिल्कुल। रोचकता के लिए हमारे पास एक पत्र है जो विष्णु प्रसाद पोटर ने झालावाड़ राजस्थान से लिखा है। तो इसी संदर्भ में मुझे याद आया कि मैंने एक कविता पढ़ी थी जो मैं इस कार्यक्रम में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये विदेशी बच्चे की कविता है अपने स्कूल के विषय में। उसने लिखा है, जब मैं अपनी पेंसिल या डिब्बा भूल जाता हूँ, अध्यापक जी मुझे डांटते नहीं बल्कि मुझे अपना कलम दे देते हैं। देखिए बच्चे के मन पे कितनी मधुर स्मृति है अपने स्कूल के लिए। आगे लिखता है, क्योंकि यहाँ वो पेड़ है जो चिकना हो गया है पुलिस और चोर के खेल में झूलने से। तो क्या हम अपने बच्चों को ऐसी स्मृति नहीं दे सकते, विशेषकर प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि वहीं से बच्चा शिक्षा आरंभ करता है और शुरुआत में अगर उसे रुचि हो तो बहुत आगे तक जा सकता है। तो अपने शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए अध्यापक क्या कर सकता है? अर्चना जी, आपके प्रश्न में और आपकी कविता में दो अलग अलग दिशाएं फूट रही हैं। इस कविता से तो यही प्रेरणा हम ले सकते हैं कि बच्चे के प्रति करुणा और दया, ये दो भावनाएं हमारे शिक्षक में बने, इसके लिए हमें शिक्षक प्रशिक्षण में और अपने पूरे सामाजिक माहौल में प्रयास करना होगा। इसका संबंध रुचिकर बनाने से नहीं है। ये मामला ये है कि हम आज के इस युग में जहां तमाम तरह के तकनीकी और अन्य उद्देश्यों को सामने रख रहे हैं, हम कहीं दया तो नहीं भूले जा रहे हैं कि छोटे बच्चे के प्रति सबसे पहले शिक्षक के मन में
दया का भाव होना चाहिए। और ये पूरे समाज के लिए भी लागू होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि बच्चे कैसी कैसी क्रूरताएं आज हमारे समाज में सह रहे हैं। शिक्षक के हाथों भी सह रहे हैं, माता पिता के हाथों भी सह रहे हैं, और सामान्य समाज के हाथों भी सह रहे हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि वैसी स्मृति जो उस बच्चे ने दर्ज की है हमारे बच्चों की बने, तो वो तो तभी संभव है जब आप दया और करुणा को बहुत ऊंचा स्थान दें अपने शिक्षकों के प्रशिक्षण में, और शिक्षक को ये ध्यान दिलाएं कि भाई आप पढ़ने से संबंधित, पढ़ाने से संबंधित जो उद्देश्य हैं उनको तो आप पूरा करें ना करें वो बात की बात है, सबसे पहले दया करना सीखें, जो शिक्षा का पहला सिद्धांत है। अब जहां तक बात है रुचिकर बनाने की, तो ये कोई सिर्फ एक अलग से कोई बात नहीं है। हमें प्रयास करना है अपने देश में कि हमारा पाठ्यक्रम पहले रुचिकर बने, हमारी पाठ्य पुस्तकें रुचिकर हों। मैं स्वयं यशपाल समिति का सदस्य था जिसने देश भर की पाठ्य पुस्तकें देखी, पाठ्यक्रम देखा, और हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि स्वयं जो शिक्षा के नीतिकार हैं, जो पाठ्यक्रम निर्माता हैं, उन्हीं को रोचकता का सिद्धांत ठीक से नहीं पता है। तो बेचारे शिक्षक के ऊपर ये सारा जिम्मा नहीं आ सकता। हमारा पाठ्यक्रम बदले, पाठ्यपुस्तकें बदलें, तब आप शिक्षक से भी अपेक्षा कर सकते हैं कि वो गतिविधियों के साथ बच्चे के मनोविज्ञान को उसकी दृष्टि से पाठ्यक्रम को देखते हुए पढ़ाए। ये बातें कोई नई नहीं हैं, ये तो हर प्रशिक्षण में बताई जाती हैं, पर लागू नहीं हो पाती क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम और हमारी पाठ्यपुस्तकें जिन पर शिक्षक का नियंत्रण नहीं है, ये दोनों बच्चे के प्रति विमुख हो गई हैं। बहुत ही लंबी प्रक्रिया है ये सुधारने के लिए, जैसे कि आपने नहीं, लंबी प्रक्रिया तो तब कहने को है कि जब हम इसको एक ऊपर से आने वाला परिवर्तन मान लें। मैं समझता हूं कि हमारे शिक्षक को भी इसके लिए आज दबाव उत्पन्न करना होगा कि हम जिन पाठ्य पुस्तकों से पढ़ा रहे हैं वो इतनी नीरस क्यों हैं। शिक्षकों को स्वयं संगठित होकर पाठ्यक्रम को सुधारने के लिए प्रयास करना होगा और इस लंबी प्रक्रिया को छोटा बनाना होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम की नीरसता में अगर इतना लंबा समय बीत गया तो अब और ज्यादा समय नहीं बीतना चाहिए। जरूरत है कि भारत के बच्चे का जो प्राथमिक या और माध्यमिक स्कूल में जीवन है वो सरस बने। ये एक अधिकार है हमारा, बच्चे का अधिकार है, तो ये लंबी प्रक्रिया आप मत बनाइए इसको। हमने गतिविधियों के बारे में बात की, तो एक कृपलानी कुमारी मुजफ्फरपुर बिहार से लिखती हैं कि शिक्षक रोचक गतिविधियों से शिक्षण शुरू करता है तो उसे पाठ्यक्रम पूरा कराने में मुश्किलें आती हैं, क्योंकि गतिविधियों द्वारा शिक्षण में समय लगता है, तो क्या करें? अब तो समय तो लगता है, बच्चे को पालने में समय लगता है। अगर कोई कहे कि आज हम चाहते हैं कि बच्चे जल्दी से बड़े हो जाएं, तो कैसे होगा? अगर आप गतिविधि की मदद से कोई चीज सिखा रहे हैं तो उसमें समय तो लगेगा। समय उसकी पहली शर्त है और धैर्य उसकी पहली शर्त है। कि आप जिसे मान लीजिए कि आप बता रहे हैं कि हवा में भी भार होता है, तो बताना तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बच्चे एक गुब्बारे में फूंक भर के उसको पहले फुलाएं, फिर उसको एक तुला पे तोलें, या अगर आप पानी संबंधित कोई प्रयोग करना चाहते हैं कि पानी अपनी दिशा कैसे ढूंढ लेता है, तो इस सब के लिए समय तो लगेगा। तो ये तो उस तरह से हुआ कि हम चाहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक भी हो जाए और कोई दवा भी ना खानी पड़े। मैं तो समझता हूं कि हमारे जो शिक्षक मित्र हैं जिन्होंने ये पत्र लिखा है, उन्हें यही सोचना चाहिए कि समय की कमी क्यों है उनकी क्लास में, या हमारे देश में बच्चों के लिए समय की कमी क्यों है। हर व्यक्ति को समय अधिक लगाने की जरूरत है, जिससे बच्चे को अपनी रफ्तार से सीखने का मौका मिले। कोई भी शिक्षा पद्धति सफल नहीं हो सकती अगर वो बच्चे को उसकी अपनी स्वाभाविक रफ्तार से चलने की स्वतंत्रता नहीं देती। बाकी सारे उद्देश्य धरे रह जाएंगे आपके, अगर आप ये स्वतंत्रता नहीं देते। तो समय की कमी को भूल जाइए, समय लगाइए, मैं तो यही कहूंगा उनसे। आपने जल्दबाजी का जिक्र किया, तो इसी संबंध में हमारे पास एक पत्र आया है जोधपुर से लक्ष्मी नारायण स्वर्णकार का। उन्होंने ये कहा है कि हर कोई बहुत जल्दी में है और टीचर चाहता है शॉर्टकट से उसका सिलेबस पूरा हो जाए। अभिभावक और बच्चे भी चाहते हैं कि जल्दी से वो सीख जाएं और बहुत अच्छे नंबर लें। तो जैसा आपने कहा है कि शॉर्टकट से, जल्दबाजी में से कुछ नहीं हासिल होता है। जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है असल में व्यक्तित्व का विकास होना, वो तो इतनी जल्दी से व्यक्तित्व का विकास तो आगे की बात है। चीजें ठीक से समझना, यही पहले तो शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे को कोई बात समझने का मौका मिला कि नहीं। आप तो आगे बढ़ गए समझा के, लेकिन वो समझा कि नहीं, ये शिक्षक को ही देखना है। और अगर मान लीजिए 40-50 बच्चों की कक्षा में 4 बच्चे समझ भी गए और बाकी 55 बच्चे नहीं समझे या 45 बच्चे नहीं समझे, तो भी आगे बढ़ जाना मेरे अनुसार उचित नहीं है। अगर आपके बाकी बच्चे अभी समझ रहे हैं तो जो ज्यादा तेज हैं उनको रोकिए, उनको कोई और काम दीजिए, लेकिन सबको
साथ में लेकर चलने के लिए जरूरी है कि हम समय का बंटवारा इस तरह करें कि किसी बच्चे को ये ना महसूस होने पाए कि उसके लिए समय नहीं है। अगर आपने ऐसा महसूस कराया तो फिर शिक्षा के अपने उद्देश्य जो हैं वो विफल हो गए, जी लोकतंत्र के उद्देश्य भी विफल हो गए, क्योंकि आपने फिर धीमे चलने वाले को कह दिया कि भाई आपके बिना भी हम जा सकते हैं। जी जी, सबको साथ लेके चलना है। ये तो एक मोटी सी बात है। अगर शिक्षक भी इसको भूल गया है और उसको पूछना पड़ रहा है तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि हमें शिक्षक को ये याद दिलाना पड़ रहा है कि देखिए ये बुनियाद है अच्छे शिक्षण की, कि वो सभी बच्चों को साथ में लेकर चल सके। शिक्षकों से कहा जाता है कि वो अपने विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझें, उनकी ऑब्जर्वेशन करें और उसके बाद मूल्यांकन करें। इसी तरह का हमारे पास एक पत्र है श्रीनाथ कवडे, सातारा, महाराष्ट्र से। उन्होंने लिखा है कि कक्षा में 50-60 बच्चे होते हैं और हर बच्चे का अवलोकन करके उसका मूल्यांकन कर पाना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए वो लिखने की दक्षता के आधार पर ही विद्यार्थी का मूल्यांकन कर पाता है। इससे विद्यार्थी की बोलने और पढ़ने की दक्षता का ठीक से विकास संभव नहीं हो पाता। शायद यही कारण है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के ठीक उच्चारण में और लेखन में भी विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं। तो इसके लिए क्या करें? देखिए, ये जो अधिक संख्या में बच्चों का कक्षा में होना, इससे सिर्फ भाषा में नहीं हर विषय में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आपने जो कि भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं एक बहुत मामूली सा सुझाव इस बारे में दे सकता हूँ। ये सही है कि इतने अधिक बच्चों के चलते रोज हर अध्यापक हर बच्चे पर ध्यान नहीं दे सकता। जी। अब इसका इलाज यही है कि अगर आप रोज नहीं दे सकते तो कोई एक साप्ताहिक या कोई पाक्षिक या कोई माहवारी एक आवृत्ति बना लें कि भाई हम जैसे महीने में हर एक बच्चे को हर महीने कम से कम एक बार जी। अपने पास बुला के उसको पढ़ता हुआ सुनेंगे कि उसका उच्चारण किस तरह से है। उसको हम 5 मिनट देंगे। अगर मान लीजिए आपकी कक्षा में 50 बच्चे भी हैं और आप रोज हफ्ते में नहीं कर सकते तो आप महीने में करिए, लेकिन कभी तो उस बच्चे को मौका मिले कि उसका पढ़ना अध्यापक सुन रहा है, केवल उसका, और उस पर ध्यान दे पा रहा है। तो मैं समझता हूं, ऐसे मैंने कई विद्यालयों में देखा भी है कि अगर ये पद्धति अपनाई जाए कि एक ऐसी कोई आवृत्ति अपना लें कि भाई हम 15 दिन में एक बार हर बच्चे से 15 दिन में एक बार 2 मिनट 4 मिनट बात करेंगे या उसका पढ़ना सुनेंगे या उसका काम उसकी उपस्थिति में देखेंगे और उस पर टिप्पणी करेंगे, जी। तो ये संभावना किसी हद तक बन सकती है कि आप अपने बच्चों को थोड़ा बहुत जानने लगे। वरना राष्ट्रीय स्तर पर तो इस समस्या का विकल्प यही है कि कोठारी आयोग ने 1 और 40 के अनुपात की बात की थी। यशपाल समिति ने 30 का अनुपात सुझाया है एक अध्यापक के लिए। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो इसका एक नीतिगत हल है कि हम भविष्य में ऐसे कक्षाओं का आयोजन करें जिनमें बच्चों की संख्या 30 और 40 के बीच हो या इससे अधिक ना होने पाए। पर आज की स्थिति में जिसमें हमारे ये मित्र हैं, आज की स्थिति में तो यही एक हल मुझे लगता है कि वो एक लंबा कार्यक्रम बना के हर 15 दिन में या महीने में एक बार कम से कम ये फैसला करें कि हम हर बच्चे का एक बार अलग से 5 मिनट उसके साथ खर्चेंगे, तो उसका उच्चारण, उसकी बोलने की क्षमता, उस पर उनका थोड़ा बहुत ध्यान जाएगा और किसी हद तक उस बच्चे को व्यक्तिगत रूप से एक संतोष वो दे पाएंगे कि हाँ, मुझे भी अध्यापक ने सुना। जी। हमें विश्वास है कि आज की बातचीत से आपके कदम कुछ नए प्रयासों की ओर बढ़ेंगे। इन नए प्रयासों का सिलसिला गुरुकुल से शुरू हुआ था और आज तक चला आ रहा है। आने वाले समय में हमें विश्वास है कि शिक्षक को उसी आशा से देखा जाएगा। नई सदी को इसकी प्रतीक्षा है। कुछ ही समय बाद आने वाला है नया साल, सन 2000। हम कामना करते हैं कि आपकी सभी कल्पनाएं साकार हों और आने वाली पीढ़ी के लिए ये नया वर्ष मंगलमय हो। और मैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार से भी अनुरोध करूंगी कि वो एक छोटा सा संदेश दें हमारे दर्शकों के लिए। अर्चना जी, मेरा संदेश तो यही हो सकता है कि अध्यापक के लिए दरअसल हर सुबह एक नई सदी होती है। ये जो नई सदी है ये तो राजनीतिकों के लिए है, ये व्यवसायियों के लिए है। अध्यापक के लिए तो हर सुबह नई संभावनाएं लेकर पेश आती है और इस सुबह को उत्साह के साथ लेना और एक नए दिन को बच्चे के दृष्टिकोण से, उसकी संभावनाओं के दृष्टिकोण से एक सचमुच एक नया दिन बनाना, ये शिक्षक के लिए किन्हीं भी परिस्थितियों में वो पड़ा हो, जब तक संभव नहीं है तब तक शिक्षक स्वयं अपने जीवन में उत्साह का संचार नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि वो आज की परिस्थितियों में जब शिक्षा के उद्देश्य बहुत धूमिल हो रहे हैं और एक व्यावसायिक संस्कृति हमारे समाज पर छाती चली जा रही है, ऐसी स्थिति में
शिक्षा के जो दार्शनिक उद्देश्य हैं उनको याद रखने का और दूसरों को उनकी याद दिलाने का जिम्मा हमारे अध्यापक पर आता है। और इन उद्देश्यों से प्रेरित होकर प्रतिदिन अपने जीवन में कुछ नया महसूस करना और बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, मैं समझता हूँ यही अध्यापक के लिए एक बड़ी चीज़ है जिसकी याद हम सबको उसको दिलानी चाहिए। जी, आपका संदेश भी अध्यापकों के लिए एक नए प्रकाश की नई किरण के समान है। मुझे पता नहीं नया प्रकाश है कि नहीं, पर मुझे ये भी कहना है कि देखिए आज का जो अध्यापक है वो गुरुकुल की या मध्य युग की व्यवस्थाओं से बिल्कुल अलग परिस्थितियों में है। आज स्वतंत्रता आंदोलन के बाद एक नया भारत बना है जो आज 50 साल से ऊपर हो चुका है। इन स्थितियों में अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को एक सार्वजनिकृत शिक्षा के संदर्भ में परिभाषित करना, ये एक बिल्कुल नया काम है। इसके लिए आप प्राचीन काल से मध्यकाल से कोई प्रेरणा नहीं ग्रहण कर सकते। इसके लिए तो हमें नवाचार पर, अपनी आविष्कार कर सकने वाली कल्पना पर ही जोर देना होगा और इसके लिए हर अध्यापक अपने को तैयार करे। मैं तो यही अपील उससे कर सकता हूँ। आपकी इस प्रेरणादायक बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सन 2000 में हम फिर मिलेंगे एक नई आस्था के साथ। आने वाले नए साल के लिए हमारी शुभकामनाएं फिर से स्वीकार कीजिए। नमस्कार।